नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार के में छठे अधिकार दिए गए संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसका अध्ययन करेंगे। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 से संबंधित है, इसे पढ़ने से पहले आप लोग को याद दिला दो, आर्टिकल 31 के संबंध में हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। आर्टिकल 31 जो है यह पहले मौलिक अधिकार में ही समाहित था, लेकिन वर्तमान समय में इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 31 का संबंध किस अधिकार से है? तो संपत्ति का अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 31, इसलिए इसे विधिक अधिकार बनाया गया है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 32 के संबंध में। तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है? तो याद रखिएगा 32 को किसके द्वारा? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32, इसके संबंध में हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करें यह क्यों लाया गया। तो जो भी संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, अगर उस मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट कौन? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के माध्यम से 5 याचिकाएं जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट की यह शक्ति दी गई है कि वह 5 याचिकाएं, 5 रिट जारी कर सकता है व्यक्तियों को बचाने के लिए, अर्थात व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए। वह कौन कौन सी रिट है, 5 कौन कौन से याचिका है, उसके संबंध में देखें तो सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा। कौन कौन से है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 32 के संबंध में जो 5 याचिकाएं जारी की जाती है वो कौन कौन से है? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध में बात करें तो इसे इंग्लिश में क्या कहा गया है? तो हैबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, जो कि हैबियस कॉर्पस का क्या अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ? इसका अर्थ होता है शरीर सहित अर्थात बॉडी सहित किसी व्यक्ति को उपस्थित करना। किसी भी व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत समझे हम लोग, तो किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बना लेने पर, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से, वैध रूप से नहीं, अवैध रूप से बंदी बना लेने पर हैबियस कॉर्पस नामक याचिका जारी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, तो उसके संरक्षण के लिए, उस व्यक्ति के संरक्षण के लिए किस याचिका का प्रयोग किया जाता है? तो उस याचिका का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। यह मुख्य रूप से याद रखिएगा लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति, लोक अधिकारी या किसी ऑफिसर के प्रति भी और किसी निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस किस के लिए जारी किया जाता है? तो लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति के विरुद्ध। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शरीर सहित किसी व्यक्ति को उपस्थित करना। तो अर्थात किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर हैबियस कॉर्पस नामक याचिका जारी किया जाता है। दूसरा बात करें हम लोग परमादेश अर्थात मैंडेमस के संबंध में, तो इसका अर्थ क्या होता है? मैंडेमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। मैंडेमस का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं, अर्थात किसी के द्वारा आदेश देना ही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसके संबंध में हम लोग बात करें परमादेश मैंडेमस के संबंध में, तो किसी भी संस्था के जो निर्धारित कार्य होते हैं, यदि वह संस्था उन निर्धारित कार्यों को नहीं करते हैं, तो उन स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस संस्था को यह कहा जाता है, यह आदेश दिया जाता है कि आप ये कार्य कीजिए, आपको हम आदेश देते हैं। कोई भी संस्था है हमारे देश के अंतर्गत, अगर वह अपने निर्धारित जो भी कार्य क्षेत्र है, जो भी उस संस्था का निर्धारित कार्य है, अगर वह निर्धारित कार्य को नहीं करता है, तो उस
संस्था को किसके द्वारा, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया जाता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि हम आपको ऑर्डर देते हैं, हम आपको आदेश देते हैं कि आपके अंदर जो निर्धारित कार्य है उस कार्य को संचालन कीजिए। नाम से ही अर्थ है परमादेश अर्थात परम आदेश। दो शब्दों को मिलकर बनाया गया है, अर्थात परम प्लस आदेश तो हो गया परमादेश। अर्थात किसी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य नहीं करने पर जो आदेश दिया जाता है उसे ही हम लोग परमादेश कहते हैं। तीसरा अधिकार की बात करें, तीसरा जो रिट है वह है प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन। तीसरा कौन सा है रिट? तीसरा रिट है प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का सबसे पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करें तो शाब्दिक अर्थ होता है प्रोहिबिशन का निषेध करना, अर्थात किसी कार्य को रोकना या रुक जाना। निषेध करना शाब्दिक अर्थ मूल रूप से सीधा सीधी बात करें तो इसका क्या होता है, जो कि निषेध करना अर्थात रोकना या रुक जाना। यहाँ हम लोग समझने की बात करें प्रोहिबिशन को तो किसी भी संस्था का जो कार्य नहीं है, याद रखिए किसी भी संस्था, कोई भी संस्था हो जिसका जो कार्य नहीं, अर्थात जिसका अधिकार क्षेत्र में वह कार्य नहीं है, फिर भी वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, कहाँ, जो भी अधिकार दिया गया है अगर किसी संस्था को, अगर वह संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यदि वह किसी कार्य को करती है तो यदि वह उस कार्य को करती है तो उस संस्था को वे कार्य करने से रोका जाएगा। उसके लिए जो याचिका जारी किया जाता है उसे कहते हैं प्रतिषेध। मान के चलिए जो कि कोई भी संस्था है जिसे जो भी कार्य क्षेत्र दिया गया है, अगर वह संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करता है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन रिट के माध्यम से रोक लगा सकता है, अर्थात रोक सकता है। तो इसका मुख्य रूप से अगर सीधा सीधी अर्थ समझने की कोशिश करें प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ के संबंध में, तो आप रुक जाओ, यह काम आपका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जो कि यह काम आपका नहीं है इसलिए आप क्या करो, रुक जाओ। चौथा बात करें तो चौथा दिया गया है उत्प्रेषण अर्थात सर्सियोरी। चौथा कौन सा है, उत्प्रेषण या सर्सियोरी। इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है, इसका सर्सियोरी का भी शाब्दिक अर्थ होता है रुक जाना है, अर्थात रुक जाओ। इसके अंतर्गत हम लोग देखें तो कोई संस्था जब अपने अधिकार क्षेत्र अर्थात निर्धारित कार्य क्षेत्रों से बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो उसकी वजह से अगर लोगों का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये याचिका जारी करेगा और उसे कहेगा कि आप यहीं पर रुक जाओ, और कोर्ट जब उस मामले को अपने पास बुला लेता है तो उस याचिका को उत्प्रेषण कहते हैं। उत्प्रेषण अर्थात सर्सियोरी क्या होता है, कोई भी संस्था है जो अपने अधिकार क्षेत्र से, कहाँ से, तो जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करता है संस्था, और उस कार्य करने से उस संस्था जो है, जो भी संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है उस कार्य से अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट यह आदेश देता है कि आप यहीं पर रुक जाओ। और कोर्ट क्या जवाब देता है, जो कि आप यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि इससे एक तो पहली बात जो कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते हैं, और दूसरा क्या हो रहा है, जो कि लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए आप दोनों तक कारण से आप रुक जाओ। कोर्ट का आदेश होता है जो कि आप वहीं पर रुक जाओ जहाँ पे आपने स्टार्ट किया है, जहाँ से लोगों को क्षति पहुँच रहा है वहाँ आप रुक जाओ, और उस मामले को क्या करती है, कोर्ट अपने पास बुला लेती है। तो यह जो बुलाने की क्रिया होती है उसे कहते हैं उत्प्रेषण। पांचवा बात करें तो पांचवा है अधिकार परीक्षा अर्थात को वारंटो। अधिकार परीक्षा या को वारंटो की बात करें तो यह शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। को वारंटो का अर्थ क्या होता है, किस अधिकार से। यह तब जारी किया जाता है, अर्थात अधिकार परीक्षा या को वारंटो तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी पद पर अवैध रूप से हासिल कर लेता है। कोई भी व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से हासिल कर लेता है तो उस पद से उस व्यक्ति को हटाने के लिए, जो व्यक्ति अवैध रूप से हासिल कर लिया है तो उस अवैध रूप से जो व्यक्ति जिस पद को हासिल किया है तो उस पद से उस व्यक्ति को हटाने के लिए जो याचिका जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस याचिका को कहते हैं अधिकार परीक्षा। उस याचिका को क्या कहते हैं, तो अधिकार परीक्षा। अधिकार की परीक्षा कब लाया जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी पद पर अवैध रूप से हासिल कर लेता है। इसीलिए अवैध रूप से जो हासिल कर लेता है जो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को उस पद पर से हटाने के लिए जिस रिट का जारी किया जाता है उस रिट को कहते हैं अधिकार परीक्षा या को वारंटो।
यह हम लोग तो देख लिया आर्टिकल 32 के संबंध में। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 33 के संबंध में। इसके अतिरिक्त 3 जो है, पहला है 33, 34, 35, ये तीनों भी मूल अधिकार से संबंधित ही है। तो पहला हम लोग देखते हैं आर्टिकल 33 के संबंध में। इसके संबंध में याद रखिएगा जो कि संसद क्या कर सकती है, कमी करता है। आर्टिकल 33 के संबंध में संसद कमी करता है, मौलिक अधिकारों में कमी। अब आप लोग पूछेंगे किसके अधिकार में कमी, तो हमेशा याद रखिएगा संसद कानून बना करके पुलिस विभाग से हो कोई, अर्थात पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस के जो कार्य, पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके मौलिक अधिकार में संसद कानून बना करके कमी कर सकती है। तो आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति या जो कोई भी लोग पुलिस में कार्य करते हैं, फोर्स से संबंधित है और इंटेलिजेंस के कार्य, पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के मौलिक अधिकार में संसद कानून बनाकर कमी कर सकता है। दूसरा बात करें आर्टिकल 34 के संबंध में, तो इससे भी याद रखिएगा संसद क्षतिपूर्ति करती है। संसद इसमें क्या करती है, क्षतिपूर्ति। इसके अंतर्गत ये कहा गया है यदि हमारे मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार का नुकसान होता है, आर्टिकल 34 के संबंध में याद रखिएगा, जो कि यदि किसी व्यक्ति का या यदि हमारे मौलिक अधिकार को किसी प्रकार का नुकसान होता है, कब, जब देश के अंदर सैन्य शासन या मार्शल लॉ स्थापित हुआ हो, उस समय यदि सैन्य शासन या मार्शल लॉ लागू के समय अगर किसी व्यक्ति का या हमारे या किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है और उनसे जो मौलिक अधिकार का हनन, उनसे जो क्षति पहुंचता है, तो उस क्षति को क्षतिपूर्ति करने के लिए संसद कानून के द्वारा उन व्यक्तियों को, उन क्षेत्र के लोगों को संसद क्या करती है, क्षतिपूर्ति करती है। अर्थात यदि हमारे एक मौलिक अधिकार को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है सैन्य शासन या मार्शल कानून के समय, तो जो क्षति पहुंचता है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है संसद के द्वारा कानून बना करके आर्टिकल 34 के माध्यम से। अब हम लोग बात करें आर्टिकल 35 के संबंध में, तो आर्टिकल 35 के माध्यम में ये कहा गया जो कि कुछ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही कहा गया। आर्टिकल 35 के संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में कुछ बातें ऐसी है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल तो याद रखें, केवल सिर्फ संसद को ही है। कौन कौन से है मौलिक अधिकार, तो याद रखिएगा जैसे कि अनुच्छेद 16 के क्लॉज 3 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34, इन सभी ये सब जो कुछ मौलिक अधिकार है, इनके संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ संसद को ही दिया गया है। तो आर्टिकल 33 क्या कह रहा है, जो कि संसद कमी कर सकता है किसमें, तो सेना, पुलिस और जो भी इंटेलिजेंस के क्षेत्र में है उनके मौलिक अधिकारों में कमी कर सकता है। 34 क्या कह रहा है, जो कि यदि मार्शल लॉ या सैन्य कानून के समय, सैन्य कानून जो देश में लागू होगा या किसी क्षेत्र विशेष में लागू होगा, उस समय लोगों के जो मौलिक अधिकारों का जो हनन होगा, जो भी क्षतिपूर्ति होगा, उस क्षतिपूर्ति को क्या किया जाएगा, संसद कानून के द्वारा पूर्ति करेंगे जो भी क्षति होगा। आर्टिकल 35 में यह कहा गया जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कुछ ऐसे भी बातें हैं, कुछ ऐसे भी आर्टिकल है मौलिक अधिकारों के संबंध में जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल, अर्थात सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो सिर्फ संसद को है। अनुच्छेद याद रखिएगा 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 33 और 34। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की समाप्ति और वर्ग की समाप्ति की भी घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।